नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारी ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम हमारी भौतिक विज्ञान की श्रृंखला में दूसरा पार्ट लेकर आए हैं और आज हम इस पार्ट में सबसे पहले डिस्कस करेंगे मोशन के बारे में। देखिए, अभी हमने इसमें मात्रकों के बारे में जान लिया था। सबसे लास्ट में हमने ये जाना था कि दूरी के सबसे बड़े मात्रक कौन कौन से हैं। ठीक है, तो आइए अब स्टार्ट करते हैं हम आज का पार्ट, जिसका नाम क्या है कि ये मोशन होता क्या है, या फिर कि कब हम कहेंगे कि कोई वस्तु किस गति में कब होती है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि किसी वस्तु, कण अथवा पिंड की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन गति कहलाता है। देखिए क्या कहना चाह रहा है ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई वस्तु किसी स्थान पर रखी हुई है तो कुछ समय बाद अगर वह अपनी स्थिति से क्या हो जाए, दूसरी स्थिति को प्राप्त कर ले, तो हम क्या बोल सकते हैं उसको कि वो गति में है। तो इसीलिए बोल रहा है कि स्थिति में समय के साथ, दोनों बात ध्यान रखनी है, स्थिति में समय के साथ परिवर्तन, साथ में क्या होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए, तो उसी को ही क्या बोल देंगे हम लोग, गति बोल देंगे। तो हम बोल सकते हैं कि वो वस्तु क्या कर रही है, गति कर रही है। अब देखिए इसका दूसरा पॉइंट सीधा आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको प्रैक्टिकली समझना थोड़ा ज़रूरी है। ये कहना चाह रहा है आपसे कि कोई एक वस्तु एक व्यक्ति के लिए स्थिर अवस्था में तथा दूसरे व्यक्ति के लिए गति अवस्था में हो सकती है। क्या बोलना चाह रहा है कि एक ही वस्तु ऐसा हो सकता है कि एक व्यक्ति के लिए तो वो स्थिर अवस्था में हो और दूसरे व्यक्ति के लिए वो क्या हो, मोशन में हो या फिर गति में हो। देखो इसको हम अभी कवर करते हैं एक अच्छे से, किस तरीके से कवर कर सकते हैं। देखिए सपोज करो कि यहाँ पर क्या है, एक बाउंड्री है, सिंपल एक बाउंड्री है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, सपोज करो एक क्या है, एक आप समझ लो एक लंबी सी क्या है, बस है। क्या समझ लो, एक लंबी सी क्या है, बस है। मैंने उसमें टायर की भी 3 लेयर बना दी है। ठीक है, और यहाँ पर इसका ड्राइवर बैठा है इस तरीके से। ठीक है, तो अब देखिए, और इसी ड्राइवर के सामने यहाँ पर एक कौन बैठा है, यहाँ पर एक और व्यक्ति इसमें बैठा है। ठीक है, अब देखिए इस व्यक्ति की और इस व्यक्ति की हम बात करते हैं, तो कुछ समय बाद क्या हुआ कि ये जो बाउंड्री थी आपकी, इस बाउंड्री से ये वाली बस जो थी आपकी, यहाँ पर एक व्यक्ति था और यहाँ पर दूसरा व्यक्ति था। अब ये कुछ टाइम बाद ये यहाँ पर पहुँच गई है, ये व्यक्ति यहीं बैठा हुआ है, ये व्यक्ति यहीं बैठा हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं, देखिए ये जो दीवार है या फिर ये जो बस है आपकी या फिर ये जो व्यक्ति, हम इनको व्यक्तियों को नाम दे देते हैं। ये व्यक्ति जो ये ह्यूमन है इसको हम H1 कर लेते हैं, ये H2 कर लेते हैं। अब देखो ये जो H1 है, इस दीवार से अगर हम इसकी स्थिति को देखें तो पहले यहाँ पर था ये, अब ये यहाँ पर पहुँच गया। इसका मतलब ये है इस दीवार के लिए क्या हो रहा है, गतिमान हो रहा है। इसी तरीके से अगर हम क्या देखें, H2 को देखें और वो भी किसके लिए, H1 के लिए देखें, तो H1 के लिए क्या हो रहा है, पहले भी इनके बीच का डिफरेंस उतना ही था कि उतनी ही दूरी पर स्थित था और अभी भी ये उतनी ही दूरी पर इससे स्थित है, अभी भी इनके बीच कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो H2 है ये क्या हो रहा है, ये H1 के रिस्पेक्ट में गतिशील नहीं है। समय के साथ अभी भी इन दोनों के बीच की दूरी d ही बनी हुई है। तो आपको ये समझना चाहिए कि अगर कोई वस्तु क्या कर सकती है कि एक व्यक्ति के लिए तो वो स्थिर अवस्था में हो सकती है और दूसरे व्यक्ति के लिए क्या हो सकती है, वो गतिमान हो सकती है या फिर गति अवस्था में हो सकती है। हमने अभी यही देखा, क्या देखा हमने कि दोनों के बीच का डिफरेंस तो सेम ही है, इस वजह से हम उन दोनों को अगर आपस में कंपेयर करेंगे तो वो दोनों गति नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर हम उसको किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे, किसी स्थिर वस्तु के रिस्पेक्ट में देखेंगे, जिस तरीके से हमने बाउंड्री के रिस्पेक्ट में देखा, तो दोनों क्या थे, गतिमान थे। तो ये इस तरीके से आपको प्रैक्टिकली इसको याद रखना है। अब देखिए दूसरा क्या है कि गति की अवस्था का मापन सदैव क्या किया जाता है, उसके मूल बिंदु से किया जाता है। कहाँ से किया जाता है, मूल बिंदु से किया जाता है। मतलब अगर कोई वस्तु इस जगह पर थी, इस मूल बिंदु पर थी और कुछ समय बाद वो यहाँ पर पहुँच गई है, तो उसका मापन कहाँ से किया जाएगा, इस मूल बिंदु से किया जाएगा। ठीक है, तो ये बात कर ली हमने किसकी, मोशन की, कि मोशन होता क्या है। अब हम बात करते हैं किसकी, गति के प्रकार की, कि गति कितने प्रकार की होती है। तो अगला
टॉपिक हो गया हमारा गति के प्रकार। तो सबसे पहली गति आती है हमारी सरल रेखीय गति। तो सबसे पहली गति कौन सी है? सरल रेखीय गति। ठीक है, तो देखिए इसमें जब भी गति की बात होती है तो गति किस पथ पर हो रही है उसके आधार पर इसका वर्गीकरण किया जाता है। तो उन्हीं में ही सबसे पहले है सरल रेखीय गति। तो सीधा समझ लेते हैं, अगर कोई पिंड या फिर कोई व्यक्ति एक सीधी सरल रेखा में गति कर रहा है, एक सीधी सरल रेखा में कोई व्यक्ति क्या कर रहा है? गति कर रहा है, तो क्या कहलाता है कि वो क्या कर रहा है? सरल रेखीय गति कर रहा है। इसी तरीके से वाहनों का रोड पर चलना इसका एक एग्जाम्पल हो जाएगा। तो हम यही मान के चलते हैं कि रोड आपकी सीधी है और वाहन उस पर चल रहे हैं, तो क्या होता है? वो किस तरीके की गति कर रहे हैं? वो सरल रेखीय गति कर रहे हैं। तो इसका एग्जाम्पल भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगली है वृत्ताकार गति। तो देखिए इसके नाम से ही स्पष्ट है, वृत्ताकार या फिर वृतुल गति। कौन सी गति? वृतुल गति। तो इसमें देखिए होता क्या है कि इसका जो पथ होता है वो कैसा होता है? वो वृत्ताकार होता है। ठीक है, और दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, वृत्ताकार का मतलब क्या होता है कि रेडियस कभी भी चेंज नहीं होगी। आर है तो हर जगह रेडियस क्या होगी? आर होगी। अगर कोई वस्तु इस पथ पर गति कर रही है तो उस वस्तु की गति को क्या कहा जाता है? वृत्ताकार गति कहा जाता है या फिर वृतुल गति कहा जाता है। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल आप सीधा सा बोल सकते हैं कि यदि कोई गाड़ी या फिर कोई व्यक्ति वृत्ताकार मार्ग पर गति कर रहा है, या फिर वृत्ताकार क्या हो सकता है? पार्क हो सकता है, या फिर कोई ट्रैक हो सकता है, तो वो सब कैसी गति होंगी? वृत्ताकार गति होंगी। अब देखिए इसमें तीसरी गति आती है जिसको हम बोलते हैं क्या? कौन सी गति बोलते हैं? दोलनी गति। तो इसको थोड़ा सा समझ लेंगे, दोलनी गति का मतलब क्या होता है उसको समझ लेंगे। तो देखिए ये इस प्रकार की गति होती है कि किसी एक निश्चित बिंदु से किसी वस्तु की जो दूरी है वो हमेशा समान बनी रहे। वो इस तरीके से गति करेगी, एक बिंदु है आपका, सपोज करो ये पॉइंट P है और ये कोई वस्तु है आपकी, ये कोई ऑब्जेक्ट है। तो क्या हो रहा है? इस ऑब्जेक्ट की और इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहे। तो अगर सेम रखनी है तो ये इधर आ जाएगा ऐसे। ठीक है, ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ये अगर यहाँ पे देखिए ऐसे आ जाएगा। और साथ में ही क्या करे, ये साथ में ऐसा करे कि अपनी जो स्थिति है इसकी उसकी बार बार पुनरावृत्ति करे। क्या करे? पुनरावृत्ति करे। मतलब अगर इस पॉइंट पर ये P1 पॉइंट पर आ रहा है तो बार बार इधर जाए और बार बार फिर इस पर आए, फिर यहाँ से चले जाए, फिर वापस आए। तो मतलब अपने पथ की क्या कर रहा है? बार बार उसी पथ पे आगे बढ़ रहा है और उसी पथ से क्या कर रहा है? वापस आ जा रहा है। फिर उसी पथ से इधर को चल रहा है, इधर को चल रहा है, फिर उसी पथ से इधर को वापस आ जा रहा है। तो ये बात ध्यान रखनी है, ये अपने पथ की पुनरावृत्ति करता है और साथ में किसी बिंदु से ये निश्चित दूरी बनाए रखता है। तो उस गति को, इस तरीके की गति को और इस तरीके के पथ पे अगर कोई वस्तु गति करती है तो उसको हम बोलते हैं दोलनी गति। और इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं पेंडुलम। क्या ले सकते हैं? पेंडुलम। ये पेंडुलम अगर आपने नहीं देखा है तो आपने दीवार घड़ी में देखा होगा, यहाँ पर क्या लगा रहता है? पेंडुलम लगा रहता है, जो इस तरीके से क्या करता रहता है? गति करता रहता है। तो उसी को ही क्या बोलते हैं हम लोग? पेंडुलम बोलते हैं। या फिर एक एग्जाम्पल और याद रख सकते हैं कि आपने देखा होगा कि अगर कोई क्या कर रहा है? झूला झूल रहा है, आपने यहाँ पे रस्सी बांधी और इसमें क्या कर लिया? यहाँ पे झूला लगा लिया, तो वो भी क्या करता है? इस तरीके से गति करता है एक दूसरी तरफ इसके। तो वो भी कैसी गति है आपकी? दोलनी गति है। तो ये बात ध्यान रखनी है। कुछ एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो सीधा एग्जाम में एग्जाम्पल से ही आता है कि झूला झूलने में कौन सी गति होती है। ठीक है, अब देखिए हमने किसके बारे में जान लिया? हमने गति के बारे में जान लिया कि गति होती क्या है। तो सबसे पहले अब हम जानते हैं कि चाल किसे कहते हैं, स्पीड किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए एक निश्चित समय अंतराल में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी उसकी चाल कहलाती है। किसी निश्चित समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी उसकी चाल कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट आपको बहुत, जब भी हम बात करेंगे चाल की, तो चाल में क्या आती है? दूरी। और किसकी बात होती है? निश्चित समय में। यानी सपोज करो, मैं आपको सीधा सिंपल बताता हूँ, आप इसको चाल को स्पीड से S से डिनोट कर लें, और या फिर अभी इसको ऐसे ही रहने दें। अभी मैं आपको डिफरेंस बता दूंगा जब आगे चलेंगे, अभी आप इसको ऐसे ही रहने दें। तो देखिए सबसे पहले कि कोई वस्तु इस जगह पर थी, ये पॉइंट है P1, और एक सेकंड बाद यही वस्तु इस जगह पर पहुंच गई, ये है P2। और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है S। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि ये S दूरी ट्रेवल करी इसने कितने टाइम में?
टी टाइम में। तो अगर हमें इसकी चाल बतानी है, इसकी स्पीड बतानी है कितनी होगी, तो हम क्या बता सकते हैं कि किसी निश्चित समय अंतराल में। तो यहाँ पे समय कितना लिया जा रहा है, यहाँ पे समय लिया जा रहा है टी सेकंड बोल सकते हैं इसको, ठीक है। और कितनी दूरी ट्रेवल कर रहे हैं, एस। तो इन दोनों का क्या अनुपात क्या कहलाता है, एस अपॉन टी क्या कहलाता है आपका, चाल कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। अब देखिए, एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है, आपकी स्पीड कहलाती है या फिर चाल कहलाती है। अब देखिए, जब भी एकांक समय लिख के आ रहा है, देखो एकांक समय इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि समय से हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, और किसको, जितनी उसने डिस्टेंस ट्रेवल करी है उसको। तो जो भी वैल्यू हमारा, जो भी अनुपात निकल के आएगा, वो वही दूरी बताएगा कि एकांक समय में कितनी दूरी उसने ट्रेवल करी थी, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए, इससे आगे चलते हैं। इसके बाद हमें विस्थापन के बारे में पढ़ना है कि विस्थापन क्या होता है, ठीक है। कि उसके बाद हम पढ़ेंगे वेग, क्योंकि वेग को जानने से पहले आपको विस्थापन को अच्छे से जान लेना चाहिए। तो देखिए, विस्थापन किसे कहते हैं, किसकी बात हो रही है, विस्थापन, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो देखिए, क्या होता है कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की सरल रेखीय दूरी क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। अब देखो, इसको अच्छे से समझ लेते हैं कैसे, यहाँ पे डायग्राम के थ्रू इसको समझ लेते हैं। अब देखिए, एक पॉइंट और याद रख लो कि विस्थापन किसी भी तरीके का हो सकता है इसकी वैल्यू धनात्मक हो सकता है इसकी वैल्यू ऋणात्मक हो, और हो सकता है ये शून्य भी हो। देखेंगे कि शून्य कैसे होता है और धनात्मक कैसे होता है, ऋणात्मक कैसे होता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ डायग्राम को देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति इस पॉइंट पर खड़ा था, किस पॉइंट पर खड़ा था, इस ए पॉइंट पर खड़ा था, वो पहले कहाँ गया, बी पर गया, तो कितने सेंटीमीटर चला, 4 सेंटीमीटर चला। फिर सी पर चला गया, इस पॉइंट पर पहुंच गया, तो ये 3 सेंटीमीटर चला। अगर आपसे कोई पूछे कि इसने कितनी दूरी तय की है, तो आप बोलेंगे जो सरल रेखा में जो उसने गति की है उन सब का क्या कर देंगे, सम कर देंगे। 4 और प्लस 3 तो कितना है, 7 सेंटीमीटर। मगर विस्थापन क्या होता है, विस्थापन होता है प्रारंभिक बिंदु यहाँ से स्टार्ट किया उसने चलना, ये क्या है, प्रारंभिक बिंदु। और क्या बोला उसने, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के मध्य की सरल रेखीय दूरी, इन दोनों के मध्य की सरल रेखा में इन दोनों को मिला दो, ये वाली दूरी क्या कहलाएगी, विस्थापन कहलाएगी। तो आप जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से आप इसको निकाल लेते हैं, कितना आएगा, 5 सेंटीमीटर। तो इसी केस में अगर आपसे कोई पूछता है दूरी कितनी है, तो दूरी हो जाती है 7 सेंटीमीटर, और अगर कोई विस्थापन पूछता है तो कितना हो जाता है, 5 सेंटीमीटर। आपको विस्थापन के लिए हमेशा ध्यान रखना है कि प्रारंभिक बिंदु जो होगा और जो अंतिम बिंदु होगा, उन दोनों को आपको सरल रेखा से मिलाना है, और उसकी जो लंबाई होगी वही क्या होगा, विस्थापन होगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि विस्थापन किसे कहते हैं। अब देखिए, चाल हमने पढ़ा था, और चाल यानी स्पीड पढ़ी थी। अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, वेग का मतलब वेलोसिटी। तो देखिए, वेग जो होता है वो चाल से थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अभी देखेंगे क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो देखिए, पहले इसकी डेफिनेशन पे आ जाते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है हमसे, डेफिनेशन हमसे कह रही है किसी वस्तु द्वारा किसी निश्चित दिशा में एकांक समय में तय की गई दूरी वेग कहलाती है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये दूरी ही काटना है आपको, क्योंकि ये दूरी वाली डेफिनेशन जो है ये किसकी होती है, ये चाल की होती है, ठीक है। अगर यही है यहाँ पर कि तय की गई दूरी की जगह पर क्या हो, विस्थापन हो, क्या हो, विस्थापन हो, क्या हो, विस्थापन। यहाँ पे क्या लिखना है आपको, विस्थापन, ठीक है। एकांक समय में जितना विस्थापन किसी वस्तु में होता है वही क्या कहलाता है, उसका वेग कहलाता है। क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो दूरी नहीं, इस दूरी की जगह पे क्या लेना है आपको, विस्थापन लेना है। तो आपसे सीधा सिंपल सा पूछा जा सकता है, दूरी में, चाल में और वेग में क्या अंतर है। तो देखिए, हम उसी की बात करने वाले हैं। ये बाई मिस्टेक यहाँ पर दूरी लिखा गया होगा, ठीक है। अब देखिए, चाल और वेग में अंतर की बात करें तो एक तरफ हमने चाल लिख लिया और एक तरफ
वेग लिख दिया। अब चाल होती क्या है, चाल मतलब स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और वेग की हमने बात करी यानी वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को हम सपोज करो स्मॉल डी से दिखा देते हैं और अपॉन टाइम। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है कि यह एक अदिश राशि है, मतलब इसको दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। इसी वजह से यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस है, क्योंकि डिस्टेंस को नापने के लिए किसी भी दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। ये हमने पिछले ही वीडियो में अपने कवर किया था। इसी तरीके से अगर हम वेग को निकालते हैं तो विस्थापन जो अभी अभी हमने पढ़ा है, विस्थापन क्या है, उसको दर्शाने के लिए दिशा की आवश्यकता होती है, इसलिए वेग भी क्या होगी, एक सदिश राशि होगी। क्या होगी, सदिश राशि होगी। तो पहला डिफरेंस चाल और वेग में यही है कि एक अदिश राशि है और एक सदिश राशि है। और अदिश किस वजह से है, क्योंकि इसमें दूरी ली जाती है, और ये सदिश किस लिए है, क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट लिया जाता है। तो ये ध्यान रखना है आपको, बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है कि एक अदिश राशि है और एक सदिश राशि है। ठीक है, अगला है सामान्यतः वस्तु की केवल चाल मापी जाती है। इसमें क्या किया जाता है, सामान्यतः वस्तु की चाल नापी जाती है। ठीक है, जब भी अगर हम कभी भी बात करते हैं तो देखा होगा आपने, हम मोटर गाड़ी या फिर किसी की भी बात करते हैं तो हम स्पीड की ही बात करते हैं कि किस स्पीड से गाड़ी चल सकती है या चल रही है। कभी भी हम ये नहीं बात करते हैं कि किस वेग से चल रही है। ठीक है, ये सिर्फ जो वेग होता है ये ज़्यादातर हम किस में यूज करते हैं, जब हमें कोई एनालिसिस करना होता है या फिर जब हम कोई पढ़ाई कर रहे हैं, किसी चीज़ की स्टडी कर रहे हैं कि एक्चुअल में कोई वस्तु कितनी विस्थापित हुई है, तो उसी में ही हम इसका प्रयोग करते हैं। जनरली सामान्यतः हम किसको यूज़ करते हैं, चाल को ही यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला टॉपिक है हमारा, छोटा सा ही टॉपिक है। देखिए जितनी भी डेफिनेशन मैं करा रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल आपको समझ के रखनी है। ये नहीं कि सिर्फ आपने याद कर रखी है, आपको समझना है कि उसके अंदर की बात क्या है। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, त्वरण की बात करते हैं। त्वरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए त्वरण की बात कर लेते हैं। त्वरण तो देखिए किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। सिंपल सा मतलब क्या हो गया इसका, कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। कि किसी निश्चित समय में वेग कितना बदल जा रहा है उसी को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, त्वरण बोल रहे हैं। अब हो सकता है कि वेग क्या हो, धीरे धीरे बढ़ रहा हो सकता है कि वेग धीरे धीरे घट रहा हो। तो इन दोनों अवस्थाओं को हम क्या बोल सकते हैं कि वह त्वरण प्राप्त कर रही है। क्या प्राप्त कर रही है, त्वरण प्राप्त कर रही है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि वस्तु में वेग की परिवर्तन की दर को क्या बोला जाता है, त्वरण बोला जाता है। इसीलिए एक और नाम लिया जाता है मंदन का। किसका, मंदन का, या फिर रिटार्डेशन का। कि अगर क्या हो रहा है, त्वरण ऋणात्मक हो, ऋणात्मक होने का मतलब वेग में जो परिवर्तन हो रहा है वो ऋणात्मक हो। इसका मतलब क्या है कि वेग धीरे धीरे कम हो रहा हो, तो उसको क्या बोला जाता है, ऋणात्मक त्वरण बोला जाता है या फिर रिटार्डेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रिटार्डेशन बोला जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा बाइक चलाते टाइम आप लोग बोलते हैं एक्सीलरेट करना, एक्सीलरेटर दो। तो उस एक्सीलरेट करने का मतलब क्या होता है कि उस गाड़ी की आप क्या बढ़ा दो, स्पीड बढ़ा दो, उसका वेग बढ़ा दो। उसी को ही क्या बोला जाता है, धनात्मक त्वरण बोला जाता है। देखो यही लिखा हुआ है, यदि वेग में वृद्धि होती है तो पॉजिटिव त्वरण होगा। कैसा त्वरण होगा, पॉजिटिव त्वरण होगा। और वेग में कमी होगी तो कैसा त्वरण होगा, ऋणात्मक त्वरण होगा। मतलब अगर आप तेज गाड़ी आप चला रहे थे और आपने ब्रेक लगाया तो ब्रेक लगाने पर जो उसमें त्वरण होता है उसको ऋणात्मक त्वरण बोलते हैं। और साथ ही उसका एक और नाम दिया जाता है रिटार्डेशन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर त्वरण का एसआई मात्रक लिखा है, क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो देखिए मात्रक का भी सीधा सा फंडा है कि अगर आपको उसकी डेफिनेशन पता है तो उसका मात्रक आप इजीली बता सकते हैं। तो देखिए इसका मात्रक मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए जनरली जो त्वरण होता है उसको ए से, स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी अभी हमने बात कही कि एक इक्वल टू क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर, यानी वेग ऊपर आ जाएगा। और कभी भी दर की बात होती है तो दर का मतलब होता है प्रति एकांक समय में कितना वेग चेंज हो रहा है। तो ये चेंज इन वेग है। ठीक है, ये डी, एक सेकेंड,
देखिए इसको त्वरण को a से रिप्रेजेंट करते हैं और हम बात क्या कर रहे हैं कि वेग में परिवर्तन, तो हम सपोज कर रहे हैं कि dv वेग में परिवर्तन हुआ है। v से हम वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कितने टाइम में हो रहा है, dt टाइम में हो रहा है। कितने टाइम में हो रहा है, dt टाइम में हो रहा है। तो v वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड, और अभी टाइम नीचे लिखा हुआ है, इसका मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो आप जानते हैं मीटर नीचे ये सेकंड चला जाएगा तो सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, इसीलिए त्वरण का जो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको। सीधा आप क्या ले सकते हैं, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, तो वेग का मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकंड और उसके नीचे एक और सेकंड, तो क्या हो जाएगा नीचे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और इसी को ही मीटर और सेकंड की 2 पावर हैं, ऊपर चले जाता है तो -2, इस तरीके से भी लिखा जाता है। इसका मतलब भी क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। दूसरा ये है, त्वरण भी क्या है, एक सदिश राशि है। और सदिश राशि क्यों है, क्योंकि इसमें भी वेग का यूज हो रहा है, तो इस बात को ध्यान रखना है आपको। ठीक है, यह एक क्या है, सदिश राशि है। किस तरीके की है, यह एक सदिश राशि है। अब देखिए इन बातों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। एक समान त्वरण गति किसे कहते हैं, एक समान त्वरण गति किसे कहते हैं। अब थोड़ा सा इसको पहले प्रैक्टिकली समझ लेते हैं कि क्या होता है एक्चुअली। देखिए अगर कोई वस्तु या फिर हम सीधा किसी गाड़ी की बात करते हैं, एक निश्चित चाल को अपनी बढ़ाती जा रही है, क्या करती जा रही है, बढ़ाती जा रही है, निश्चित स्पीड से बढ़ाती जा रही है। ऐसा नहीं कर रही है कि बीच में तेज़ी से बढ़ा रही है, फिर थोड़ा हल्के से बढ़ा रही है, फिर थोड़ा तेज़ी से बढ़ा रही है, ऐसा नहीं करना है। एक निश्चित दूरी तय करने पर वो धीरे धीरे अपनी गति को क्या कर रही है, बढ़ाती जा रही है, तो हम उसको बोलेंगे एक समान त्वरण गति। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, बीच में कम हो रही है फिर ज़्यादा हो रही है, तो वो एक समान त्वरण गति नहीं होगी। ये भी दोनों ही तरीके की होगी। हो सकता है कोई अपनी गाड़ी को धीरे धीरे उसकी स्पीड को बढ़ाता ही जा रहा है, और ऐसा भी हो सकता है धीरे धीरे अपनी स्पीड को कम करता जा रहा है, तो उसे फिर से क्या बोल देंगे, हम रिटार्डेशन बोल देंगे, और एक समान रिटार्डेशन वो होगा। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से जान लेते हैं कि एक समान त्वरण गति आगे बढ़ रही वस्तु के बारे में व्याख्या 3 समीकरणों से की जाती है। ठीक है, अब देखिए अगर कोई बॉडी है, ये तो मैंने आपको समझा दिया कि एक समान त्वरण गति क्या होती है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि कोई वस्तु अगर एक समान त्वरण गति कर रही है, तो ये जो 3 समीकरण हैं इनके द्वारा हम क्या पता कर सकते हैं, उनकी स्पीड पता कर सकते हैं, वो कितनी दूरी ट्रेवल कर रही है उसको पता कर सकते हैं, और उनका एक्सीलरेशन यानी त्वरण कितना है ये पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इसमें जो ये टर्म्स हैं ये पता होने चाहिए कि ये क्या क्या होते हैं। तो देखिए इसको जानते हैं। u क्या है, प्रारंभिक वेग। सपोज करो कोई गाड़ी 10 की स्पीड से चल रही थी और अब हमने उसको कितने से बढ़ा दिया, 10 से धीरे धीरे 11 पे बढ़ाया, 1 सेकंड बाद, फिर 1 सेकंड बाद 12 पे, इस तरीके से 10 सेकंड बाद कितनी स्पीड हो जाएगी उसकी, 20 की स्पीड हो जाएगी। तो प्रारंभिक वेग कितना होगा, 10 मीटर प्रति सेकंड, और अंतिम वेग क्या होगा, 20 मीटर प्रति सेकंड। और कितने समय में उसने ऐसा बढ़ाया, 10 हो जाएंगे। और ये s क्या है कि उसने दूरी कितनी ट्रेवल कर ली, उसको क्या बोला जाता है, s बोला जाता है। और अगर हमें त्वरण निकालना है तो उसको a से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखिए कोई भी वस्तु अगर एक समान त्वरण गति कर रही है तो उसकी हम बहुत सारी प्रॉपर्टी निकाल सकते हैं। किन समीकरणों के माध्यम से, इन समीकरणों के माध्यम से। इनको क्या बोला जाता है, गति के समीकरण बोला जाता है। क्या बोला जाता है इनको, गति के समीकरण बोला जाता है। देखिए कोई भी फॉर्मूला अगर आप याद करते हैं तो फॉर्मूले के अंदर जितनी भी चीज़ें यूज़ होती हैं उन सबका आपको अगर अच्छे से ज्ञान है तो वो फॉर्मूला आपको अपने आप जल्दी से याद हो जाएगा, और उसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल भी बनता है तो वो भी ईजिली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आप जान चुके हैं v का मतलब क्या होता है, अंतिम वेग, u का मतलब क्या होता है, प्रारंभिक वेग, s का मतलब क्या होता है, t समय में चली गई दूरी, और a का मतलब क्या है, त्वरण है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है आपको। देखिए एक समान गति का तात्पर्य है कि वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है। अब देखो इस पॉइंट का मतलब मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। अभी वैसे मैंने बताया था, सपोज करो कोई वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से क्या कर रही है, चल रही है, और वो यहाँ पर है P पॉइंट पर।
और वो क्या कर रही है, आर पॉइंट पर यहाँ पहुँच रही है, इस जगह पर पहुँच रही है। और आर पर जब वो पहुँचती है तब उसकी स्पीड हो जाती है 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है। ठीक है, तो देखिए हो क्या रहा है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर सपोज करो टाइम था 10 बज रहे थे, तो 10:10 पे इसने क्या करा, अपनी स्पीड को क्या कर लिया, 12 कर लिया। फिर 10 मिनट बाद क्या कर लिया, 14 कर लिया। फिर 10 मिनट बाद क्या कर लिया, 16 कर लिया। फिर 10 मिनट बाद क्या कर लिया, 18 कर लिया। और इस तरीके से 10 मिनट बाद क्या कर लिया, 20 कर लिया। तो आप देख रहे हैं 2-2 का डिफरेंस है, 2-2 का डिफरेंस है। कितने मिनट में, 10 मिनट में। अब आप इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं जो यहाँ पर लिखी है। एक समान गति का तात्पर्य किसी वस्तु या सामान का समान समय अंतराल में समान दूरी तय करना कहलाता है। तो देखिए समान समय अंतराल है, यहाँ पर कितना है, 10 मिनट है। और दूरी कितनी तय कर रही है, ये देखिए 2 मीटर तय कर रही है, या फिर 2 किलोमीटर प्रति आर, ये अपनी स्पीड को क्या कर रही है, बढ़ा रही है। या फिर मीटर प्रति सेकंड में अगर हमने लिया हुआ है तो 2 मीटर प्रति सेकंड अपनी स्पीड को ये क्या कर रही है, बढ़ा रही है। इसी तरीके से हम दूरी का भी ले सकते हैं कि ये दूरी भी समान चल रही है, तो उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, एक समान त्वरित गति बोला जाता है अगर इस तरीके से कोई वस्तु गति कर रही है। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे। देखिए एक एग्जाम्पल इसी तरीके का है, एक न्यूमेरिकल है, और ये न्यूमेरिकल, इस तरीके के न्यूमेरिकल आपके जो रेलवे के एग्ज़ाम होते हैं उसमें पूछे जाते हैं और बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, सिंपल से न्यूमेरिकल होते हैं, अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है इसको तो एकदम आपको छोड़ना ही पड़ेगा इसको। ठीक है, तो देखिए समझते हैं इसको क्या बोल रहा है। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए आपसे कह रहा है कि एक रेलगाड़ी स्थिर खड़ी हुई है, मतलब वो अपनी जगह पर ये इस तरीके से स्थिर खड़ी हुई है, अभी प्लेटफॉर्म पे खड़ी हुई है। रेलगाड़ी चलना प्रारंभ करती है और 10 मिनट बाद उसका वेग कितना हो जाता है, 72 किलोमीटर प्रति आवर हो जाता है। ठीक है, यदि रेलगाड़ी एक समान त्वरण से गति कर रही है तो उसका त्वरण ज्ञात कीजिए और इस वेग तक पहुँचने में तय की गई दूरी भी आपको ज्ञात करनी है। मतलब क्या करना है हमें कि भाई हमें पहले तो ये मानना है कि रेलगाड़ी क्या कर रही है, एक समान त्वरण से गति कर रही है। इसका मतलब ये है कि जो हमने अभी क्या पढ़े हैं, 3 समीकरण पढ़े हैं, तो वो तीनों समीकरण क्या कर सकते हैं हम लोग, यूज़ कर सकते हैं। दूसरी बात उसने बोला है कि तो उसका त्वरण ज्ञात करना है, यानी ए निकालना है। साथ में उसने बोला कि इस वेग तक पहुंचने में तय की गई दूरी, यानी उसने कितनी दूरी ट्रेवल कर ली है, इसका मतलब है हमें एस भी निकालना है। तो ये 2 चीज़ें हमें निकालनी है। तो ऐसे क्वेश्चंस में, फिजिक्स के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनमें सबसे पहले जो उसने बताया है उस डाटा को लिख लेते हैं, उसके बाद जो हमें निकालना है उसका फॉर्मूला लगाते हैं और सारी वैल्यू रख लेते हैं, और जो अननोन होता है वो अपने आप निकल जाता है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले गाड़ी क्या थी, स्थिर खड़ी हुई थी, इसका मतलब है शुरू में वो चल नहीं रही थी, इसलिए उसका प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी u इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। साथ में उसने बोला 10 मिनट बाद उसका वेग इतना हो जाता है, तो टाइम कितना लिया उसने, 10 मिनट। तो 10 मिनट का मतलब कितना हो गया, 600 सेकंड, क्योंकि 1 मिनट में क्या होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, तो 10 मिनट में 600 सेकंड हो जाएंगे। दूसरी बात हो गई उसका जो वेग था, जो मतलब बाद में उसका वेग कितना हो गया, 72 किलोमीटर प्रति आवर हो गया। कितना हो गया, 72 किलोमीटर प्रति आवर हो गया। अब देखिए ये क्या है, किलोमीटर पर आवर में वैल्यू है, लेकिन टाइम हमारे पास किस में है, सेकंड में है, तो इसको सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड में कवर कर लेते हैं। आप जानते होंगे किलोमीटर प्रति आवर को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से आप गुणा करते हैं। और ये क्यों गुणा करते हैं इसको हम अलग से कभी बता देंगे, जब कभी इस तरीके का टॉपिक आगे भी आएगा, या फिर आप इसको जानते होंगे, मैथ्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है आपका। ठीक है, तो यहाँ से क्या करा हमने क्या किया, इसको यहाँ से रिमूव कर दिया, 18 चौक 72, 5 चौके 20, तो ये v की वैल्यू आ गई हमारी किसमें, मीटर प्रति सेकंड में, 20 मीटर प्रति सेकंड। क्या आ गई, 20 मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए हमारे पास एक ऐसा फॉर्मूला हमें चाहिए जिसमें क्या हो, जिसमें हमें a निकालने को मिल जाए। क्यों, क्योंकि हमें इसमें क्या निकालना है, a निकालना है और s निकालना है। क्या निकालना है, a निकालना है और s निकालना है। तो हमें अभी कैसा फॉर्मूला चाहिए जिसमें a हो, v हो, u हो और t हो, क्योंकि v हमारे पास आ चुका है 20, u हमारे पास 0 है और t हमारे पास है 600 सेकंड। ठीक है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, v इक्वल टू यू प्लस
AT। तो v की जगह पर क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। u की जगह पर क्या है प्रारंभिक वेग, गाड़ी खड़ी हुई थी रेलगाड़ी तो 0 है, a को a ही रहने दिया और t की जगह पे क्या रख लिया हमने 600 रख लिया। अब यहाँ से हम a को एक तरफ ले जाएंगे और वैल्यू निकाल लेंगे किसकी a की। तो कितना आ रहा है 1/30 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ये बात ध्यान रखनी है। अब देखिए अब हमें एक ऐसा फॉर्मूला चाहिए, अब एक ऐसा फॉर्मूला चाहिए जिसमें s हो और बाकी सारी चीज़ें हमारे पास हैं। तो ये फॉर्मूला हमारे पास होता है v² = u² प्लस 2as। क्या होता है v² = u² प्लस 2as। v यहाँ पर क्या है जो उसका अंतिम वेग हो गया था, कितना हो गया था 20 की स्पीड आ गई थी उसकी, तो 20 का स्क्वायर इक्वल टू प्रारंभिक वेग तो क्या है 0 ही है, तो 0 का स्क्वायर 0। 2as लिखा हमने, 2a की वैल्यू अभी निकाली 1/30 और s को एज इट इज रहने दिया। यहाँ से s को सेपरेट कर लिया हमने और s की वैल्यू निकाल ली, कितनी आई 6000 मीटर। और बाद में 6000 मीटर, 1000 मीटर का क्या होता है 1 किलोमीटर, तो ये कितना हो गया 6 किलोमीटर हो गया। तो ये बात ध्यान रखनी है कि जो आपकी रेलगाड़ी है जब वो शुरू से स्टार्ट उसने किया था और 72 स्पीड कितनी हो गई थी उसकी 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो गई थी। तो हमें यही पता करना था कि कितनी दूरी उसने ट्रैवल कर ली कि इतनी स्पीड पकड़ने में, हम बोलते हैं ना कि रेलगाड़ी स्पीड पकड़ चुकी है, तो इतनी स्पीड पकड़ने में उसने प्लेटफॉर्म से कितनी दूरी तय की है 6 किलोमीटर दूरी तय करी है। तो ये लास्ट में हम ये कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं कि रेलगाड़ी का त्वरण 1/30 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है और इस बिंदु तक पहुंचने में उसने कितनी दूरी तय कर ली है 6 किलोमीटर दूरी तय कर लिया है। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये क्वेश्चन आप अपने आप भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन चलिए मैं ही करा देता हूँ इसको भी, सिंपल ही है ये। देखिए जो भी चीज़ दी होती है सबसे पहले आपको उसको लिखना है और जो चीज़ निकालनी है उसका फॉर्मूला पुट करना है और सारी वैल्यू उसमें पुट कर देनी है, तो आंसर आपका सामने से आएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इसमें खुद दे रहा है कि प्रारंभिक वेग किसी वस्तु का कितना है 4 मीटर प्रति सेकंड है। यह वस्तु 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिशील है। इस बार हमसे त्वरण दे दिया यानी ए दे दिया और ए कितना दिया है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये इतना दिया, ठीक है। और टाइम कितना दिया है देखिए 5 सेकंड पश्चात वस्तु का वेग बताना है कितना और उसने कितनी दूरी तय करी है वो बताना है। तो देखो वस्तु का बाद का वेग बताना है, बाद का वेग का मतलब अंतिम वेग बताना है। इसका मतलब क्या है, एक तो स्मॉल v बताना है आपको कि स्मॉल v क्या होगा और साथ में उसके द्वारा तय की गई दूरी यानी s बताना है। तो ये दो क्या करने हैं आपको कंपोनेंट निकालने हैं। तो चलिए निकालते हैं इसको। तो हमारे पास एक फंडामेंटल फार्मूला, सबसे पहला फार्मूला है v = u + at। तो आप जानते हैं v यहाँ पे हमारे पास क्या था, हमसे पूछा था कि v कितना होगा भाई, कितनी स्पीड हो जाएगी 5 सेकंड बाद उसकी। तो हम सारी वैल्यू रख लेते हैं। प्रारंभिक वेग हमारे पास था 4 मीटर प्रति सेकंड, तो 4 रख लिया। एक ही जगह पर हमारा दे रखा था 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो वो रख लिया। और टाइम दे रखा था 5 सेकंड बाद, तो ये रख लिया। यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाती है v की 14 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। v = क्या आ जाता है यानी अंतिम वेग जो हो सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए हमें क्या चाहिए, जैसे ही दूरी का फॉर्मूला निकालना होता है तो दूरी का फॉर्मूला ये है। अब हमें दूरी निकालनी है, v भी हमारे पास है, u भी हमारे पास है और a भी हमारे पास है। तो इन सब वैल्यू को जब हम इसमें रख देंगे तो s की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी। s = कितना आ जाएगा 45 मीटर। यानी ये जो वस्तु चल रही थी इसमें क्या होगा, ये कितना दूरी ट्रैवल कर लेगी 45 मिनट की दूरी ट्रैवल कर लेगी और कितनी दूर तय करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका ये वाला न्यूमेरिकल भी कवर हो जाता है, ठीक है। अब देखिए कल हम स्टार्ट करेंगे गति के नियम, ठीक है। तो ये वीडियो देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको त्वरण के बारे में स्पेशली पता होना चाहिए। जितने भी न्यूमेरिकल आपके इसमें बनते हैं वो त्वरण से रिलेटेड बहुत ज़्यादा बनते हैं और त्वरण थोड़ा सा फैक्चुअल ना होके कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना है आपको और अच्छे से इसको रिवाइज़ कर लेना है और इसके अच्छे से नोट्स बना लेने हैं। तो ये था एंड इस वीडियो का। और आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।